नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की किताब स्वतंत्र भारत में राजनीति के पहले अध्याय पर, और इसका शीर्षक है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। आज़ादी तो मिल गई, पर 1947 में भारत के सामने चुनौतियों का एक पहाड़ सा खड़ा था। जी हाँ, एक तरफ तो जश्न था, लेकिन दूसरी तरफ बंटवारे का वो गहरा जख्म भी। बिल्कुल। आज हम उन्हीं शुरुआती सबसे मुश्किल सालों की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं, कुछ शैक्षणिक सामग्री, उनके जरिए देखेंगे कि भाई एक नए राष्ट्र को गढ़ने में क्या क्या कांटे सामने आए और उनसे कैसे निपटा गया। बिल्कुल, ये वाकई एक आप कह सकती हैं जबरदस्त दौर था। सोचिए, बंटवारे का सदमा झेलना, फिर सैकड़ों रियासतें थीं, उनको एक करना। हाँ, और इतनी सारी भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां, मतलब इतने विविध देश को एक साथ लेकर चलना। सही बात है। हमारे स्रोत बताते हैं कि मुख्य तौर पर 3 बड़ी चुनौतियां थीं, जिन पर आज हम थोड़ी बात करेंगे। जी। पहला तो था देश को एक रखना, उसकी एकता, अखंडता बनाए रखना। दूसरा, लोकतंत्र की नींव डालना और उसे चलाना, मजबूत करना। हाँ, ये भी बहुत जरूरी था। और तीसरा, ऐसा विकास करना जो समाज में मतलब सभी तबकों तक पहुंचे, सबका भला हो। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं उसी रात से। 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात। नेहरू का वो मशहूर भाषण, नियति से साक्षात्कार, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। हाँ, उम्मीदों से भरा हुआ, पर दूसरी तरफ जैसा गांधी जी ने कहा कि ये खुशी के साथ साथ गम का दिन भी था। क्योंकि आजादी आई तो बंटवारे के साथ। हाँ। और ये मुस्लिम लीग के 2 राष्ट्र सिद्धांत का नतीजा था, है ना, जिसे कांग्रेस ने कभी माना नहीं था। हाँ, और ये बंटवारा जो था, ये कहने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मतलब भयानक और उलझा हुआ था। अच्छा, कैसे? देखिए, तय हुआ कि मुस्लिम बहुमत वाले इलाके पाकिस्तान बनेंगे, पर ऐसे इलाके 2 अलग-अलग कोनों में थे, एक पश्चिम में, एक पूर्व में। हाँ, और बीच में भारत का बहुत बड़ा हिस्सा। हाँ। तो इनको जोड़ना तो मुमकिन ही नहीं था। सही। फिर ये भी कि हर मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान जाना भी नहीं चाहता था, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी। हाँ, सीमांत गांधी। वो और उनके समर्थक तो सख्त खिलाफ थे, पर उनके पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में ही शामिल मान लिया गया। और पंजाब और बंगाल जैसे सूबों का क्या हुआ? वहाँ तो मुस्लिम बहुमत था, पर गैर मुस्लिम आबादी भी बहुत ज्यादा थी। वहीं तो सबसे बड़ी मुश्किल आई। इन सूबों का बंटवारा फिर मजहब के आधार पर जिले या उससे भी नीचे, मतलब तहसील के स्तर पर किया गया। इतना नीचे तक? जी। और सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हुई कि सीमा रेखा असल में क्या होगी, ये आजादी के दिन तक किसी को ठीक से पता ही नहीं था। अरे, मतलब लोगों को ये ही नहीं मालूम कि सुबह उनका घर भारत में होगा या पाकिस्तान में। सोचिए जरा क्या हालत रही होगी। बिल्कुल। पंजाब और बंगाल का बंटवारा तो जैसे मतलब एक त्रासदी का दूसरा नाम बन गया। इसका इंसानी पहलू तो बहुत ही भयावह रहा होगा। हाँ, सबसे डरावना। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये दुनिया के सबसे बड़े विस्थापनों में से एक था। डिस्प्लेसमेंट जिसे कहते हैं, इंसान में मारे गए। हे भगवान। लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता जैसे शहर, वो तो जैसे सांप्रदायिक दंगों के अखाड़े बन गए थे। धर्म के नाम पर पड़ोसियों ने पड़ोसियों को मारा। ये अचानक कैसे हुआ? मतलब जो लोग साथ रह रहे थे? देखिए, स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ कोई बेकाबू भीड़ का नतीजा नहीं था। हमेशा कई जगहों पर यह हिंसा संगठित भी थी। इसने रातों रात लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। शायद समाज में कोई गहरी दरार पहले से मौजूद थी, जिसे सियासत ने और गहरा कर दिया या संभाल नहीं पाई। और जो अल्पसंख्यक दोनों तरफ रह गए, मतलब पाकिस्तान में हिंदू और सिख और भारत में मुस्लिम, उनका क्या हुआ? वो तो जैसे अपने ही वतन में, अपने ही घर में पराये हो गए, रातों रात। कुछ घंटों के नोटिस पर घर छोड़ने को मजबूर किया गया। हजारों औरतों को अगवा किया गया, उनका जबरन धर्म बदला गया, शादियां हुई। ये तो बहुत ही भयानक है। हाँ, और इससे भी ज्यादा दुखद ये कि कई परिवारों ने तो कुल की इज्जत बचाने के नाम पर खुद ही अपने घर की औरतों और बच्चियों को मार डाला। ओह, बच्चे माँ बाप से बिछड़ गए। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, जैसा किसी ने कहा भी है, ये तो दिल के 2 टुकड़े होने जैसा था। हाँ, और सिर्फ लोग ही नहीं, चीजों का भी बंटवारा हुआ। हर चीज का, संपत्ति, सरकारी देनदारी, यहाँ तक कि दफ्तरों की कुर्सी, मेज, टाइपराइटर, पुलिस बैंड के बाजे तक बांटे गए। अविश्वसनीय। इस दर्द को, इस त्रासदी को साहित्य और कला में बहुत शिद्दत से महसूस किया गया है। आप सादत हसन मंटू की कहानियां पढ़ें। हाँ, तोबा टेक सिंह। हाँ, या फैज अहमद फैज की नज्म सुबह आजादी,
या अमृता प्रीतम की कविता अज आँखां वारिस शानू, ये सब उसी चीख को, उसी दर्द को आवाज देते हैं। तो ऐसे माहौल में भारत के सामने ये सवाल तो खड़ा हुआ ही होगा ना कि भाई अब हमारी पहचान क्या होगी? क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा? में भारत की आबादी में करीब 10-12% मुसलमान थे। हाँ, और कुछ समूह थे उस वक्त जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन नेहरू जैसे नेता जो सरकार में थे वो इस विचार के सख्त खिलाफ थे। उनका क्या नजरिया था? उनका मानना था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, एक सेक्युलर राष्ट्र बनेगा जहां हर नागरिक को बराबर का हक मिलेगा, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। उन्होंने उस वक्त मुख्यमंत्रियों को चिट्ठियां भी लिखी कि भाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और महात्मा गांधी, उनकी क्या भूमिका रही इसमें? महात्मा गांधी ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वो कलकत्ता गए, फिर दिल्ली में दंगों को शांत करने के लिए अनशन पर बैठे। हाँ, उनके अनशन का बहुत असर हुआ था। बिल्कुल, वो चाहते थे कि भारत में मुसलमान सुरक्षित महसूस करें, इज्जत से रहें, और वो ये भी चाहते थे कि भारत सरकार पाकिस्तान को जो वित्तीय वायदे किए हैं वो पूरे करे। लेकिन उनके इन कदमों से कुछ लोग नाराज भी थे। हाँ, दोनों तरफ के जो कट्टरपंथी थे वो नाराज थे, और इसी नफरत का, इसी सोच का नतीजा था कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। एक युग का अंत। जी, पर ये भी याद रखना जरूरी है, जैसा हमारे स्रोतों में कुछ व्यक्तिगत किस्से भी मिलते हैं, कि उस भयानक हिंसा के दौर में भी इंसानियत कहीं ना कहीं जिंदा थी। अच्छा। हाँ, कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ हिंदू और मुस्लिम परिवारों ने एक दूसरे की जान बचाई, एक दूसरे की मदद की मुश्किल वक्त में। ये सुनना कुछ राहत देता है। चलिए अब दूसरी बड़ी चुनौती पर आते हैं, वो थी देसी रियासतें, रजवाड़े। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी उलझन थी। आजादी के वक्त हिंदुस्तान, आप कह सकते हैं, 2 हिस्सों में बटा था। कैसे? एक तो वो इलाके थे जो सीधे अंग्रेजों के कब्जे में थे, जिन्हें ब्रिटिश इंडिया कहते थे, और दूसरे थे करीब 565 रजवाड़े। 565? हाँ, छोटी बड़ी रियासतें। इन पर राजा नवाबों का शासन था, पर वो थे अंग्रेजों के अधीन, पैरामाउंसी थी ब्रिटिश क्राउन की। अच्छा। अब अंग्रेजों ने जाते जाते ये कह दिया कि भाई भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व खत्म होने के साथ ही ये रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आजाद हो जाएंगे। मतलब वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए। हाँ, इसका मतलब ये था कि ये 565 रियासतें अब चाहें तो भारत में मिलें, चाहे पाकिस्तान में शामिल हों, या चाहे तो अपनी अलग आजाद हैसियत बनाए रखें। ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति थी। इससे तो भारत के टुकड़े टुकड़े होने का डर बन गया होगा। बिल्कुल, अखंड भारत का जो सपना था वो खतरे में पड़ गया। और कुछ बड़ी रियासतों ने तो, जैसे त्रावणकोर और हैदराबाद, उन्होंने तो अपनी आजादी का ऐलान भी कर दिया था। अच्छा। भोपाल के नवाब थे, वो संविधान सभा में शामिल ही नहीं होना चाहते थे। और मुश्किल ये भी थी शायद कि इन रियासतों में शासन का तरीका क्या था। हाँ, ज्यादातर रियासतों में अलोकतांत्रिक शासन था, राजा का ही हुक्म चलता था। मतलब जनता की कोई सुनवाई नहीं। बिल्कुल, और शासक अपनी प्रजा को कोई लोकतांत्रिक अधिकार देने को तैयार भी नहीं थे। ये तो हमारी आजादी की लड़ाई के जो उसूल थे, एकता, आत्मनिर्णय, लोकतंत्र, उनके बिल्कुल खिलाफ था। हाँ, ऐसा लगता कि एक अंग्रेजी राज खत्म होता तो कई छोटे छोटे राज्य रजवाड़ों के राज शुरू हो जाते। वही खतरा था। तो इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने का जिम्मा किसने उठाया? ये मुश्किल काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वो उस वक्त उप प्रधानमंत्री भी थे और गृह मंत्री भी। हाँ, लौह पुरुष। जी, उन्होंने बड़ी सूझबूझ और दृढ़ता से काम लिया। पटेल ने राजाओं से बातचीत की, उन्हें समझाया, कहीं थोड़ा दबाव भी डाला होगा। हाँ। और ज्यादातर को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए मना लिया। इसमें सिर्फ बातचीत नहीं थी, देखिए, इसमें कूटनीति भी थी, जनता की राय का इस्तेमाल भी था, और जरूरत पड़ने पर थोड़ी सख्ती दिखाने का संकेत भी था। अच्छा। शासकों ने एक सहमति पत्र पर दस्तखत किए, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो ज्यादातर रियासतें मान गई? हाँ, ज्यादातर तो 15 अगस्त 1947 तक या उसके आसपास मान गई, लेकिन कुछ जगह पेंच फंसा रहा। कहाँ कहाँ? खासकर जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर में इनका विलय मुश्किल साबित हुआ। हैदराबाद की बात करते हैं, ये तो बहुत बड़ी रियासत थी, है ना? हाँ, सबसे बड़ी रियासतों में से थी, और चारों तरफ से भारतीय इलाकों से घिरी हुई थी। और वहाँ के शासक निजाम? वहाँ के शासक थे निजाम। वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे, और वो आजाद रहना चाहते थे। तो फिर क्या हुआ? निजाम ने पहले तो नवंबर 1947 में भारत के साथ 1 साल के लिए यथास्थिति बहाल रखने का समझौता कर लिया। मतलब स्टेटस को? हाँ, 1 साल का टाइम मिल गया। हाँ। लेकिन इसी दौरान रियासत के अंदर ही, खासकर जो तेलंगाना का इलाका है, वहाँ किसानों ने
निजाम के जुल्मी शासन के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। रियासत के अंदर ही? जी, कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन में आगे थीं और इसमें महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, क्योंकि निजाम के राज में उन पर बहुत अत्याचार होते थे। तो निजाम ने क्या किया? इस आंदोलन को कुचलने के लिए निजाम ने रजाकार नाम की एक निजी सेना, एक तरह से पैरामिलिट्री फोर्स बना रखी थी। रजाकार? हाँ, ये लोग बड़े कट्टर और अत्याचारी थे, खासकर गैर मुसलमानों को निशाना बनाते थे। लूटपाट, कत्ल, बलात्कार सब कुछ किया उन्होंने। तो हालात बहुत बिगड़ गए होंगे। बहुत ज्यादा। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने दखल दिया, जिसे पुलिस एक्शन कहा गया। अच्छा। कुछ दिन लड़ाई चली, फिर निजाम ने हार मान ली, आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। और मणिपुर का मामला कैसा था? वो भी फंसा हुआ था? हाँ, मणिपुर का मामला थोड़ा अलग था। वहाँ के महाराजा थे बोधचंद्र सिंह। उन्होंने आजादी से कुछ पहले ही विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए थे। अच्छा, पहले ही? हाँ, लेकिन इस आश्वासन पर कि मणिपुर की जो अंदरूनी स्वायत्तता है, मतलब इंटरनल ऑटोनॉमी, वो बनी रहेगी। ठीक है। फिर वहाँ जनमत का दबाव पड़ा तो महाराजा ने जून 1948 में चुनाव भी करवाए और इस तरह मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। चुनाव भी हुए? हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि मणिपुर भारत का पहला हिस्सा बना जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए, मतलब हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार मिला। वाह, ये तो बड़ी बात है जी। लेकिन जो चुनी हुई विधानसभा बनी मणिपुर की, उसमें भारत में विलय को लेकर गहरे मतभेद थे। अच्छा, क्या मतभेद थे? जो मणिपुर कांग्रेस थी वो तो विलय चाहती थी, पर दूसरी पार्टियां इसके खिलाफ थीं। तो फिर विलय कैसे हुआ? आखिरकार भारत सरकार ने विधानसभा से मशवरा किए बिना ही महाराजा पर दबाव डालकर सितंबर 1949 में विलय के पक्के समझौते पर दस्तखत करवा लिए। मतलब विधानसभा की राय नहीं ली गई? नहीं, और इसी बात को लेकर मणिपुर में आज भी कुछ गुस्सा और नाराजगी महसूस की जाती है। समझ गया। तो रियासतें जुड़ गई, देश एक हो गया, पर राष्ट्र निर्माण का काम अभी खत्म नहीं हुआ था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब एक और बड़ी चुनौती सामने आई कि भारत के अंदर जो राज्य हैं, जो प्रांत है, उनकी सीमाएं कैसे तय हों। अंदरूनी सीमाएं? हाँ, इंटरनल बाउंड्रीज। ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचने का मामला नहीं था। सवाल ये था कि सीमाएं ऐसी हों जिनसे देश की जो भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता है वो भी झलके। हाँ। और देश की एकता भी बनी रहे, टूटे नहीं। ये तो बड़ा नाजुक संतुलन साधने वाला काम था। बहुत। देखिए, अंग्रेजों के जमाने की जो सीमाएं थीं, वो तो बस उनकी प्रशासनिक सुविधा या जैसे जैसे उन्होंने इलाके जीते उस हिसाब से बन गई थी। हाँ, उनका कोई तार्किक आधार नहीं था शायद। हमारी राष्ट्रीय सरकार ने इसे बनावटी माना और खारिज कर दिया। बल्कि कांग्रेस ने तो बहुत पहले 1920 में ही अपने नागपुर अधिवेशन में यह तय कर लिया था कि आजादी के बाद राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होगा। 1920 में ही? जी। कई राज्यों की जो कांग्रेस कमेटियां थीं, वो पहले से ही भाषा के आधार पर बनी हुई थी। तो फिर आजादी के बाद दिक्कत क्या आई? कर देना चाहिए था। लेकिन आजादी और बंटवारे के फौरन बाद माहौल ऐसा था कि नेताओं को डर लगा। किस बात का डर? डर ये कि अगर भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने लगे तो कहीं देश में अफरा तफरी न मच जाए, कहीं देश टूट न जाए और कहीं हमारा ध्यान जो जरूरी सामाजिक आर्थिक मसले हैं उनसे हट न जाए। ये चिंता भी जायज लगती है उस वक्त के हिसाब से। हाँ, इसलिए केंद्र सरकार ने फैसला किया कि भाई इस मसले को अभी स्थगित कर दिया जाए, टाल दिया जाए। लेकिन क्या लोग मान गए? नहीं, इस फैसले को स्थानीय नेताओं और आम लोगों ने चुनौती दी। सबसे जोरदार आवाज उठी पुराने मद्रास प्रांत से। मद्रास, जहाँ तमिल बोली जाती है। उस वक्त के मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल और कर्नाटक के भी कुछ हिस्से शामिल थे। अच्छा, काफी बड़ा था। हाँ, तो वहाँ जो तेलुगु बोलने वाले इलाके थे उनमें विरोध भड़क उठा। विशाल आंध्रा आंदोलन शुरू हुआ। उनकी क्या मांग थी? मांग थी कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके आंध्र प्रदेश नाम का नया राज्य बनाया जाए। और सरकार? केंद्र सरकार हिचकिचा रही थी और उनकी हिचकिचाहट से आंदोलन और तेज हो गया। फिर क्या हुआ? फिर कांग्रेस के ही एक बड़े नेता और पुराने गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु वो अलग आंध्र राज्य की मांग के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल पर? जी, और 56 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद तो आंध्र में जैसे भूचाल आ गया।
भारी अव्यवस्था फैली, हिंसक घटनाएं हुई, पुलिस फायरिंग में लोग मारे गए, कई विधायकों ने इस्तीफे दे दिए। हालात बेकाबू हो गए। हाँ, आखिरकार दिसंबर 1952 में सरकार को झुकना पड़ा और प्रधानमंत्री नेहरू ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी। तो पहला भाषाई राज्य बन गया। जी, और बस फिर क्या था, इसके बाद देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का संघर्ष तेज हो गया। तो सरकार ने क्या किया? क्या सब जगह आंदोलन का इंतजार किया? नहीं, इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, SRC। अच्छा, एक आयोग बनाया। हाँ, इस आयोग का काम था राज्यों की सीमाओं के सवाल पर गौर करना। आयोग ने पूरे देश का दौरा किया, लोगों से बात की और फिर अपनी रिपोर्ट दी। क्या कहा आयोग ने? आयोग ने माना कि हाँ, राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो भाषा को आधार मान लिया गया। मुख्य आधार। इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ। और उससे क्या हुआ? उससे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। भारत का नक्शा काफी बदल गया। लेकिन ये सिलसिला क्या यहीं रुक गया? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश पर? नहीं, ये रुका नहीं। इसके बाद भी राज्यों का गठन जारी रहा। जैसे 1960 में जो बॉम्बे राज्य था, उसे बांटकर महाराष्ट्र और गुजरात बने। हाँ, मराठी और गुजराती भाषा के आधार पर। बिल्कुल। फिर 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ। उसमें से पंजाब, पंजाबी भाषी, हरियाणा, हिंदी भाषी और हिमाचल प्रदेश बने। फिर पूर्वोत्तर में नए राज्य बने। 1972 में असम से काट के मेघालय बना और उसी साल मणिपुर और त्रिपुरा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। हाँ, और नागालैंड तो पहले ही बन गया था शायद। हाँ, नागालैंड 1963 में ही बन गया था। फिर 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य बने। तो ये प्रक्रिया चलती रही। जी, और बाद में सिर्फ भाषा ही आधार नहीं रहा। कभी कभी क्षेत्रीय संस्कृति या विकास में असंतुलन, मतलब रीजनल इम्बैलेंस, ऐसे मुद्दों के आधार पर भी अलग राज्यों की मांग उठी। अच्छा, जैसे सन 2000 में 3 नए राज्य बने, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से और झारखंड बिहार से। इनके पीछे भाषाई से ज्यादा क्षेत्रीय पहचान और विकास के मुद्दे थे। और सबसे नया राज्य तेलंगाना? हाँ, 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना। और आज भी आप देखें तो विदर्भ महाराष्ट्र में, हरित प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे अलग राज्यों की मांगे जारी हैं। तो ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये लगती है, जो शायद हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं, कि शुरू में जो डर था कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने से देश टूट जाएगा। हाँ, वो डर तो बहुत था, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा। बिल्कुल सही। हुआ यही कि जब लोगों की भाषाई और क्षेत्रीय पहचान को, उनकी आकांक्षाओं को सम्मान मिला, उन्हें अपनी भाषा में काम करने, पढ़ने लिखने का मौका मिला, तो अलगाववाद का खतरा कम हुआ। देश टूटा नहीं, बल्कि उसकी एकता और ज्यादा मजबूत हुई। ये तो बड़ी सीखने वाली बात है। हाँ, ये एक तरह से बहुत बड़ा लोकतांत्रिक कदम था। इसने दिखाया कि भारत में लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना या चुनाव कराना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है विविधताओं को पहचानना, उन्हें स्वीकार करना और उनमें जो आपसी विरोध है उनको भी लोकतंत्र के दायरे में जगह देना, उनको मैनेज करना। और इसका एक और बड़ा फायदा हुआ, इसने राजनीति में भागीदारी का रास्ता सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले अभिजात वर्ग के लिए ही नहीं खोला, बल्कि बाकी भाषाओं को बोलने वाले आम लोगों के लिए भी खोल दिया। हाँ, इससे लोकतंत्र की जड़ें और गहरी हुई होंगी। निश्चित रूप से। तो हमने देखा कि आज़ादी के वो शुरुआती साल कितने मुश्किल भरे थे। मतलब एक के बाद एक चुनौतियां, बंटवारे का वो भयानक दर्द, फिर 500 से ज्यादा रियासतों को एक करना, फिर देश के अंदर भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों को नया रूप देना। हाँ, चुनौतियां जबरदस्त थीं। इन सबसे सफलतापूर्वक निपटना ये वाकई में बहुत बड़ी कामयाबी थी, उस नई सरकार के लिए, उस नए राष्ट्र के लिए। निश्चित रूप से। और ये अनुभव जो है, ये हमें आज भी बहुत कुछ सिखाता है।